एक बार एक स्टेशन पर एक परिवार अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। उनके साथ दो बच्चे भी थे जिनका नाम था रिंकू और पिंकू। उनकी ट्रेन आने में अभी काफी समय था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग की ट्रेन आती है। उसे देखकर ऐसे लगता है मानो सोने की बनी हो। बच्चों ने आज तक ऐसी ट्रेन कभी ना देखी थी, ना ऐसी ट्रेन के बारे में कभी सुना था। दोनों बच्चे गोल्डन ट्रेन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हीं की ट्रेन थी। पापा चलो ना, ट्रेन आ गई, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? माँ जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी। बेटा ये हमारी ट्रेन नहीं है। लेकिन बच्चे तो ठहरे नादान, वो उस ट्रेन पर चढ़ने की जिद कर बैठते हैं। पापा हमें गोल्डन ट्रेन देखनी है गोल्डन ट्रेन। हाँ पापा हमें गोल्डन ट्रेन दिखाओ ना। ट्रेन वहाँ काफी देर तक रुकती है, तो उनके पापा सोचते हैं कि उन्हें ट्रेन को अंदर से दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, आओ मैं तुम्हें गोल्डन ट्रेन दिखा देता हूँ। बच्चे खुशी के मारे पापा की उंगली थामे ट्रेन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में अंदर जाने लगते हैं, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा गार्ड उन्हें फटकार देता है। अरे अरे अरे, कहाँ चले जनाब, टिकट है क्या आपके पास? अरे नहीं भाई साहब, हमारे पास इस ट्रेन का टिकट नहीं है, हमारी तो दूसरी ट्रेन है। मैं तो बस बच्चों को ट्रेन दिखाने जा रहा था। गोल्डन ट्रेन है ना, बच्चे खुश हो जाएंगे। क्या कहा, टिकट नहीं है? आप अंदर नहीं जा सकते, आपको दिखाई नहीं देता ये गोल्डन ट्रेन है, अमीर लोगों की ट्रेन है, आप इस पर नहीं चढ़ सकते। जाओ भागो यहाँ से। दोनों बच्चे और पापा उदास हो जाते हैं और वापस आकर बेंच पर बैठ जाते हैं। लेकिन पास ही में खड़ा एक यात्री ये देख रहा था, वो उसी गोल्डन ट्रेन का पैसेंजर था। ट्रेन को जाने में अभी काफी समय था। वो आदमी बच्चों को दूर से आवाज लगाता है, अरे बच्चों इधर आओ, क्या तुम्हें ट्रेन देखनी है? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ट्रेन दिखाता हूँ। वो आदमी उन दोनों बच्चों को अंदर ले जाकर ट्रेन दिखाता है। बच्चे गोल्डन ट्रेन देखते ही खुश हो जाते हैं। अंदर से उस ट्रेन की बनावट बहुत सुंदर थी। सुंदर कुर्सियाँ, पंखे और सब कुछ गोल्डन थे। रिंकू और पिंकू के पापा उन यात्री का धन्यवाद करते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों की इच्छा पूरी की। बच्चों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, धन्यवाद की क्या बात है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, क्या आपके और क्या मेरे। यह देखकर वहाँ खड़ा गार्ड शर्मिंदा हो जाता है और बच्चे गोल्डन ट्रेन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और जाते जाते गोल्डन ट्रेन वाले यात्री को बच्चे अलविदा कहते हैं। गोल्डन ट्रैक्टर हाउस। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था नकुल। वो बहुत ही गुस्से वाला था। नकुल बात बात पर गांव के सभी लोगों से लड़ता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका गांव में कोई दोस्त भी नहीं था। उसके इस गुस्से से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। एक दिन नकुल की मौसी उनसे मिलने आती है। वो नकुल की माँ से कहती है, मैं तो कहती हूँ जवान लड़का है, इसकी शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात तो तुमने ठीक कही दीदी, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो जल्दी बताना। मौसी की सलाह मानकर नकुल के माँ बाप उसकी शादी कराने की सोचने लगते हैं। आसपास के सभी गांव वालों को नकुल के स्वभाव का पता था। कोई भी उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता था। नकुल के पिता परेशान होकर नकुल की माँ से कहते हैं, अरे कमला, हमारा नकुल है ही निकम्मा, इससे कोई अपनी बेटी की शादी भी नहीं करा रहा। जब इस बात का पता पास ही के गांव के जमींदार विक्रम सिंह को लगता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो नकुल के पिता को अपने घर बुलाते हैं और अपनी बेटी सीमा की शादी नकुल से करने का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। देखिए भाई साहब, मेरी एक ही बेटी है सीमा, लेकिन वो भी स्वभाव से नकुल की तरह गुस्से वाली है। मुझे लगता है दोनों की शादी खूब जमेगी। बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का गुस्सा तो काबू करना पड़ेगा। उसका क्या उपाय है आपके पास? भाई साहब, मैंने सब कुछ सोच रखा है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। नकुल और सीमा की शादी हो जाती है।
शादी वाले दिन तोहफे में सीमा के पिता विक्रम सिंह उन्हें एक ट्रैक्टर हाउस देते हैं। वो बाहर से सोने की तरह चमक रहा था और अंदर से बिल्कुल महल जैसा था। देखो बेटा, मैंने ये गोल्डन ट्रैक्टर हाउस सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। नकुल और सीमा अपना ट्रैक्टर हाउस लेकर वहां से चले जाते हैं और वो दोनों जब अपना ट्रैक्टर हाउस लेकर गांव से बाहर निकलते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि गुस्सा करना कितना गलत है। धीरे धीरे उनका स्वभाव बदल जाता है। एक दिन एक गांव में, अरे भाई ये ट्रैक्टर किसका है? हटाओ इसको यहाँ से। भाई साहब ये गोल्डन ट्रैक्टर मेरा है, अभी हटा देते हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आइए बैठिए, हम आपको चाय पिलाते हैं। अब नकुल सभी लोगों से इसी तरह से बात करता है। विक्रम सिंह हंसते हुए कहते हैं, ये हुई ना बात। ये गोल्डन ट्रैक्टर तो वाकई में तुम्हारे लिए गोल्डन साबित हुआ है। इसने तो तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। बस की उड़ान। जामुली नामक गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। वह नदी के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। उस गांव तक मुख्य जमीन से आने जाने के लिए एक छोटा सा बहुत पुराना पुल था। उसी गांव में परमानंद नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास एक बस थी और वही सहारा थी मुख्य जमीन से गांव तक आने और जाने के लिए। एक दिन परमानंद ने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, नदी वाले पुल की हालत बहुत खराब है, वह कभी भी टूट सकता है। आप इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं परमानंद भाई, मैंने अपनी तरफ से सरकार को काफ़ी अर्जियां लिखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुना है नए कलेक्टर साहब आए हैं और वो काफ़ी ईमानदार और मेहनती हैं, हो सकता है शायद वही कुछ करें। गांव वालों की समस्या की अर्जी देखकर नए कलेक्टर मनोज उस गांव में आए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमारे गांव में आने के लिए। नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप बताइए आपकी क्या समस्या है? बस साहब, हमारी तो एक ही समस्या है, हमारा पुल। आप उसे नया बनवा दीजिए, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और वो गांव का नया पुल बनाने के लिए जल्द से जल्द सरकार से मंजूरी करवा लेते हैं। लेकिन पुल बनने में तो समय लगना ही था। एक दिन इस पूरे इलाके में काफी जोर का तूफान आता है। नदी का पानी बढ़ता ही जाता है। एक दिन तो इतना भयंकर तूफान आया कि पुराना पुल टूटकर नदी में गिर गया। सभी गांव वाले परेशान हो गए। अरे अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो डूबकर मर ही जाएंगे, हमारा तो आने जाने का साधन भी नहीं रहा। सरपंच जी कुछ कीजिए, हमें बचाइए। हाँ हाँ भाइयों, धैर्य से काम रखो, हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सभी गांव वाले ऊंचे चबूतरे के पास इकट्ठे हो जाओ। परमानंद अपनी बस को पूरे गांव में घुमाता है और सभी गांव वालों को गांव के सबसे ऊंचे चबूतरे पर इकट्ठा कर लेता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर के अंदर नए कलेक्टर मनोज होते हैं। गांव वालों, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बचाव के लिए आया हूँ। लेकिन एक नई समस्या पैदा हो जाती है। हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 ही बार वहाँ से उड़ान भर सकता था। यह देखकर परमानंद के दिमाग में एक विचार आता है। कलेक्टर साहब, आप नीचे रस्सा फेंकिए, मैं अपनी बस को इससे बांध लूंगा और बस में सभी लोगों को बिठाकर उस तरफ ले जाएंगे। वो सभी ऐसा ही करते हैं और सभी लोगों को मुख्य जमीन पर सुरक्षित पहुंचाया जाता है और इस तरह से परमानंद की बस उड़ान बस बनकर सभी लोगों को बचा लेती है। बड़े तरबूज वाला। सागरपुर गांव अपने तरबूजों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। सागरपुर के तरबूज बहुत ही मीठे और रसीले होते थे। सागरपुर में सुंदर नाम का एक तरबूजों का व्यापारी रहता था। वो किसानों से सस्ते में तरबूज खरीदकर शहर जाकर महंगे दाम पर बेचता था। एक दिन सभी किसानों ने सुंदर से कहा, सुंदर सेठ, हमारे तरबूजों के दाम कुछ तो बढ़ा दो, आप काफ़ी समय से यही दाम दे रहे हो। क्या कह रहे हो तुम सब? अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि मैं अधिक कमा रहा हूँ तो शहर जाकर खुद क्यों नहीं बेचते थे तुम लोग तरबूज? और वो हमेशा ही ऐसे कहकर किसानों की बात को टाल देता था। उसी गांव में जगन नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। वह सुंदर के तरबूजों को इधर से उधर ले जाने का काम करता था। एक दिन जगन ने सुंदर से कहा, सुंदर भाई, मेरा थोड़ा भाड़ा तो बढ़ा दो, देखो खर्चा कितना हो गया है, डीजल कितना महंगा हो गया है।
देख जगन, मैं तेरी हर महीने की इस किराया बढ़ाने की बात से परेशान हो गया हूँ। तो एक काम कर, मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। ठीक है सुंदर भाई, जैसा आप कहें। और उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। जगन खुश हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सुंदर के दिमाग में एक चाल चल रही थी। सुंदर जगन से कहता है कि अपना ट्रक यहीं खड़ा कर दे, वो रात को इस पर तरबूज लाद देगा। अगले दिन सुबह जगन गाड़ी में देखकर हैरान हो जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा चौकोर तरबूज लादा हुआ था। अरे सुंदर सेठ, ये क्या है, इतना बड़ा तरबूज? हाँ हाँ, ये जापानी तरबूज है। और हाँ, ये लो अपने 50 रुपये किराया। सुंदर सेठ, 50 रुपया? देखो भाई, मुझे नहीं पता, हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना। जगन परेशान हो जाता है, लेकिन वो एग्रीमेंट की बात सुनकर गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जगन का घर शहर के रास्ते में था। वो खाना खाने के लिए घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है। गाड़ी देखकर जगन का बेटा जमनू कहता है, पापा पापा, मैं गाड़ी धो दूं? देखो कितनी गंदी हो गई है। हाँ बेटा, धो दे। जमनू जैसे ही पानी डालकर गाड़ी धोने लगता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि तरबूज में से रंग निकल रहा था। वो अपने पापा को बुलाता है। जगन बाहर आकर देखता है तो हैरान हो जाता है कि उस जाइंट तरबूज का रंग निकल रहा था। जब वो तरबूज को चेक करता है तो वो तरबूज नहीं, एक चौरस आकार का बक्सा था जिसके अंदर 100 तरबूज डाले हुए थे। जगन सुंदर की चाल समझ जाता है। अब वो सारे तरबूजों को अपने घर में उतार लेता है। सिर्फ एक तरबूज लेकर मंडी पहुंचता है और वो एक तरबूज मंडी में सेठ को दे देता है। मंडी का सेठ सुंदर को फोन करता है। सुंदर गुस्से में जगन के घर पहुंचता है। जगन, बाहर निकल। जगन, मेरे सारे तरबूज कहाँ हैं? क्या कहा, सारे तरबूज? सुंदर सेठ, याद नहीं? ये देखो रसीद, इसमें आप ही ने लिखा है ना, एक तरबूज लादा है और 50 रुपये किराया है। सुंदर जगन की चाल समझ जाता है और आगे से कभी किसानों और जगन के साथ धोखा ना करने की ठान लेता है और वो किसानों के तरबूज के दाम भी बढ़ा देता है। Please subscribe.